स्वागत है आपका 8 PM शिक्षा मंत्रा चैनल पे। हम ब्लैक बुक को कंप्लीट कर रहे हैं लाइन बाय लाइन, सारे वन लाइनर्स। इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं 500 बार बार पूछे गए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो ब्लैक बुक के पहले चैप्टर में पढ़ाया गया है। आज की वीडियो में हम सेट 3 जिसमें 201 से 300 तक के सवाल कंप्लीट किए जा रहे हैं इन 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज सेट 3 का वीडियो, जिसमें 201 से 300 तक के क्वेश्चन कराए जाएंगे। आइए आज सेट नंबर 3 में 201 से लेकर 300 तक के सवालों को हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 201, कोशिकीय श्वसन का पहला चरण जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु वाले पाइरुवेट में विघटन होता है, किस कोशिकांग में घटित होता है? कहाँ होता है ये? कोशिका के इस भाग में होता है, कोशिका द्रव्य। आइए सवाल नंबर 202 करते हैं। पौधों के पुराने जाइलम में कौन सा उत्सर्जन उत्पाद संग्रहित होता है? जिसमें होता है रेजिन और गम, जो पेड़ों से हमें मिलते हैं। 203 नंबर सवाल, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट उत्पाद क्या होता है? ऑक्सीजन। संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो ऑक्सीजन बनाते हैं और ऑक्सीजन का एक भाग छोड़ते भी हैं। अगला सवाल, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 किलोबाइट में कितना होता है? 1024 बाइट होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार। बड़े राज्यों में बिहार की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। उसके पहले यह गैट नाम के संस्था के रूप में जाना जाता था। यूनेस्को का मुख्य। अगला सवाल भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया? तो ये 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया। हमारे महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट के नाम पे इस उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। भारत की पहली नहीं, पहली होना चाहिए। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कौन सी है? तो सबसे पहली परमाणु पनडुब्बी हमारी है अरिहंत। परमाणु पनडुब्बियाँ 3 प्रकार के सिस्टम से चलती हैं। एक होती है डीजल, एक डीजल में एक उन्नत टेक्नोलॉजी पे चलती हैं, और तीसरी होती है जो परमाणु पे चलती हैं, एटॉमिक। ये डीजल वाले से ज़्यादा दिनों तक चलती हैं ये वाली, और परमाणु वाली काफ़ी लंबे दिनों तक चल पाती हैं। अगले सवाल की तरफ आएंगे। भारत ने पोखरण में पहला नाभिकीय परीक्षण कब किया था? तो इंदिरा गांधी जी के समय में ये परीक्षण किया गया था, भारत का पहला नाभिकीय परीक्षण। लेग बिफोर विकेट LBW शब्द का संबंध क्रिकेट से है, सभी जानते हैं। किस देश 21वां विश्व कप 2018 का आयोजन हुआ? कहाँ हुआ है? रसिया में। PV सिंधु ने किस वर्ष स्विट्जरलैंड के बेसेल में फाइनल में थाईलैंड के बुसानन ओंगबाम रुंगफान को हराकर स्विस ओपन 300 बैडमिंटन प्रतियोगिता जीती थी? ये इन्होंने किया 27 मार्च 2022 को। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले कौन से भारतीय बने हैं? दूसरे। निम्न में से कौन 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले पैरा एथलीट बने? देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया क्या है? वो भाला फेंकते हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, शायद गोल्ड मेडल भी जीता था, इसलिए इनको पद्म विभूषण मिला। ये ध्यान रखिएगा, ये पैरालंपिक से संबंधित हैं, जो विकलांग लोग ओलंपिक में खेलने जाते हैं। अगला सवाल, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान
किस नदी के किनारे स्थित था? तो रावी नदी के किनारे स्थित था। सवाल नंबर 218, किस वेद को गीत की पुस्तक या मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? सामवेद। सामवेद में गाए जा सकने वाले श्लोकों की संख्या ज्यादा होने के कारण इसे इन नामों से पुकारा जाता है। किसे किसे 24 जैन तीर्थंकरों में अंतिम माना जाता है? तो महावीर स्वामी को सबसे आखिरी तीर्थंकर के रूप में हम जानते हैं। अगला सवाल, किसे भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है? समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से हम जानते हैं। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। बाबर कहाँ का शासक था? फरगना का शासक था, और वहां से भारत पे उसने आक्रमण किया इब्राहिम लोदी को हरा के। उसके बाद उसने इब्राहिम लोदी, राणा सांगा आदि को हराने के बाद उसने मुगल वंश की स्थापना की। अगला सवाल, किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर पश्चिम बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही या सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीडी रोड कर दिया गया, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया गया? इसके लिए जाने जाते हैं शेरशाह सूरी, जो बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा आज भी आप देख सकते हैं। सवाल नंबर 223, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? अकबर और हेमू के बीच जो युद्ध हुआ था 1556 में। इसे पानीपत के दूसरे युद्ध के रूप में हम जानते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526। किस शासक ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया? शाहजहां जाने जाते हैं जामा मस्जिद का निर्माण कराने के लिए, जो कि दिल्ली में बनाया है। तो अगले सवाल की तरफ आते हैं। 1761 में किस युद्ध में हारने के फलस्वरूप मराठों के दिल्ली पर शासन के, बाकी अगले पेज में पढ़ेंगे, सपने पर अंकुश लग गया था? तो ये क्या था? पानीपत का। भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1664। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पलासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? बहुत ही फेमस पलासी की लड़ाई, इसमें सिराजुद्दौला अंग्रेजों से हार गए थे। 1757 की ये घटना है। 1757 में पलासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो अस्थायी बंदोबस्त के लिए जाने माने आपके जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे चार्ल्स कार्नवालिस। 1793 में इन्होंने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, और अस्थायी बंदोबस्त को ही कहीं न कहीं जमींदारी व्यवस्था के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो इस समय से ही वो चीज़ें शुरू हो गई, जिसका परिणाम बिहार, बंगाल जैसे राज्यों को बाद में भुगतना पड़ा। जो जमींदारी व्यवस्था हम आज देखते हैं, कहीं न कहीं वो ये कार्नवालिस की ही देन रही है। अगला सवाल, सैनिक विद्रोह या सिपाही मरनी के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। सिपाही विद्रोह के बाद उनको वायसराय बना दिया गया। अगला सवाल, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था? लॉर्ड लिटन के समय में आया था, जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से भी हम जानते हैं। भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? लॉर्ड रिपन। अगला सवाल, किस वर्ष में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? तो बंगाल का जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन, उसने 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी। इसी के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये घटना कब हुई? 1919 में। तो चेम्सफोर्ड ही उस समय वायसराय थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में ही आया था, आप ऐसे याद रख सकते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में 1919 ईस्वी में वायसराय थे। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला सवाल, केरल में मोपला विद्रोह या मालाबार विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1921 में। अगला सवाल, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल। ये कई बार पूछा जाने वाला सवाल है कि 1857 के विद्रोह में अलग अलग जगहों पर किसने किसने नेतृत्व किया था? तो लखनऊ से नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये सरोजिनी नायडू थी।
ये बाद में बिहार की राज्यपाल भी बनी थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? तो 1906 ईस्वी में हुआ। सवाल नंबर 240, किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। इन्होंने 20 रुपये सबसे पहले भारत की प्रति व्यक्ति आय दर के बारे में बताया था, और ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ। सवाल नंबर 241, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ये लौटे हैं 1915 में। 1915 में लौटे थे भारत। उसके बाद इन्होंने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला सवाल, किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना। 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया? तो सैयद अहमद खान ने की थी, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस है। सवाल नंबर 244, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, जो कि बहुत ही फेमस है। बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। लॉर्ड कर्जन ने, जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि लॉर्ड कर्जन ने इसका आदेश दिया था, जो भारत का उस समय वायसराय था। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष कब 1917 में किए गए सत्याग्रह का साक्षी था? तो वो 1915 में वापस आए, फिर 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण से सत्याग्रह किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। उसमें वायसराय कौन थे? तो चेम्सफोर्ड थे, आपने अभी पहले पढ़ा। खिलाफत और असहयोग आंदोलन कब शुरू किए गए थे? 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। इन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण था, तो बहुत ही फेमस चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। ये कहाँ हुआ था घटना? ये घटना हुई थी उत्तर प्रदेश। प्रथम गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब शुरू हुआ था? नवंबर 1930 में। नवंबर 1930 में फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आइए सवाल नंबर 252 की तरफ आते हैं। नमक पर ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्री दांडी मार्च को शुरू किया था? तो समुद्र तक दांडी मार्च कब किया था? 1930 में। इसी के साथ स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था? सबसे पहले अधिनियम आया था 1773 आया था 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी से ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया था, और इसमें पहली बार बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में वारन हेस्टिंग्स को भेजा गया था। अगले सवाल की तरफ आएंगे। 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, जो उस समय युद्ध में बिजी थे, उन्होंने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा। वर्ष 1912 में अल हिलाल अखबार किसके द्वारा निकाला गया? अल हिलाल अखबार के लिए जाने जाते हैं आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये बहुत ही जाने माने कांग्रेस के नेता थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? ये उत्तर प्रदेश से हुई है, और आज भी उत्तर प्रदेश में ये बहुत ही फेमस शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना। लावड़ी नृत्य किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? लावड़ी नृत्य होता है महाराष्ट्र में। खाली जगह मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली है, जिसमें कौशल, रचनात्मकता और स्फूर्ति का अनूठा प्रदर्शन शामिल होता है, और जिसमें कलाकार नकली लड़ाई अनुक्रम का अभिनय करते हैं। ये है थांगता। नॉर्थ ईस्ट में जो आपका राज्य है ये मणिपुर, यहाँ मार्शल नृत्य होता है, लड़ाई से संबंधित ये नृत्य है, ये होता है, इसका नाम है थांगता। अगले सवाल की तरफ आएंगे। केरल का त्रिशूर पुरम या त्रिशूर पुरम जिसे कहते हैं त्योहार त्रिशूर शहर के वड़क्कुनाथन मंदिर में आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है? तो हर साल किया जाता है वार्षिक रूप से।
भारत के किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं, जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है? तो बिहार से अलग हुए झारखंड राज्य में सरहुल पर्व मनाया जाता है, जो आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ेंगे। नवकलेवर उत्सव उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है। इस त्योहार में नीम की लकड़ियों से नई मूर्तियां बनाई जाती हैं और खाली जगह के दौरान बदली जाती हैं, अधिक मास के दौरान बदली जाती हैं। ध्यान रखिए, कब बदली जाती हैं? तो अधिक मास के दौरान बदली जाती हैं। अगले सवाल की तरफ आएंगे। लोसर त्योहार बौद्ध धर्म द्वारा मनाया जाता है, जो अरुणाचल में काफ़ी लोकप्रिय है। मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये जनजाति है मोनपा। इसके द्वारा मुख्यतः महाराष्ट्र और गुजरात में मनाए जाने वाले पारसी नववर्ष को के रूप में जाना जाता है और यह ईरानी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है, तो नवरोज के रूप में मनाया जाता है। ये एक पारसी कैलेंडर की शुरुआत को। वे भारतीय तबला उस्ताद, संगीतकार, तालवादक, संगीतकार और फिल्म अभिनेता कौन हैं, जिन्हें 1988 में पद्मश्री और उसके बाद 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? जाकिर हुसैन, जो कि अल्लाह रखा खां के पुत्र हैं, बहुत ही फेमस तबला वादक हैं। इन्हें बहुत सारे सम्मान मिले, जैसे पद्मश्री और पद्म भूषण के जैसे। इन्होंने फिल्मों में अभिनय भी किया है और बहुत सारे कलाकारों के साथ इन्होंने जुगलबंदी की है, जैसे पंडित रविशंकर, महान बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया आदि के साथ। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीजन बाई छत्तीसगढ़ के एक पारंपरिक रंगमंची कलाकार स्वरूप पांडवानी में निष्णात हैं, जिसमें वह संगीतकारों के साथ महाभारत की कथाओं पर अभिनय करती हैं। पांडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही समृद्ध पारंपरिक कला है, जिसमें मंच पे महाभारत की कथाओं का वर्णन। अगला सवाल, वारली फोक पेंटिंग भारत के किस राज्य से संबंधित है? ये वारली फोक महाराष्ट्र से संबंधित। महाराष्ट्र में आप इस पेंटिंग के बारे में जानें। कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? कलमकारी आंध्र प्रदेश से संबंधित। अगला सवाल, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? राजा रवि वर्मा चित्रकारी के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए, तो आप याद रखें, राजा रवि वर्मा संबंधित हैं चित्रकारी। भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? भारत में 22 ऐसी भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में वर्णित हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 6 भाषाएं ऐसी हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। इनमें से किस भारतीय भाषा को भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है? तो शास्त्रीय भाषा के तौर पे तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है, लेकिन बंगाली। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, किस देवता को समर्पित है? तो ये विरूपाक्ष मंदिर किनको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। भित्ति चित्रकला का आंध्र प्रदेश शैली के लिए प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर कहाँ स्थित है? ये लोकाक्षी में स्थित है। अगला सवाल, अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कंबोडिया में है। विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है? तो विट्ठल मंदिर कहाँ है? तो हम्पी में स्थित स्मारकों के बहुत सारे समूह हैं स्मारकों के, उनमें से एक विट्ठल मंदिर भी है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। जयपुर में हवा महल का निर्माण कैसे प्रेरित था? तो झुंझुनू के खेतड़ी जो महल है झुंझुनू में, उससे प्रेरित था जयपुर का हवा महल। अगला सवाल, महाराष्ट्र के अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियां किसकी कहानियों को दर्शाती हैं? भगवान बुद्ध की जातक कथाओं का वर्णन आपको मिलेगा महाराष्ट्र की अजंता की गुफाओं की पेंटिंग्स में और उन मूर्तियों में। विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप का निर्माण किस मौर्य साम्राज्य के द्वारा किया गया था? तो मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा सांची स्तूप का निर्माण कराया गया था। गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, यह कहाँ है? बीजापुर कर्नाटक में। बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुंबज का निर्माण कराया था, तो यह कहाँ है? ऑब्वियसली बीजापुर कर्नाटक में है। उन गुफाओं का नाम बताइए जो पश्चिम भारत में घारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है, जिन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 280, उन गुफाओं का नाम बताइए जो पश्चिम भारत में घारापुरी नामक द्वीप पर स्थित हैं, जिन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा
प्रदान किया गया था। ये है एलिफेंटा की गुफा। सवाल नंबर 281, जुलाई 2016 में किस केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा परिषद को ली कार्बूजियर के वास्तुशिल्प कार्य के अनुलेखन के तहत यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया? चंडीगढ़ शहर आप जानते हैं कार्बूजियर ने बनाया था, जिसको 2016 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव कहाँ स्थित है? ये है कोलंबिया वाली जगह राज्य से यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति, राजस्थान राज्य से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में जानी जाती है। भूगोल का जनक किसे जाना जाता है? भूगोल का जनक एराटोस्थेनस को जाना। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भूसीमा क्या है? सबसे बड़ी भूसीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, क्योंकि उसका शेप ही ऐसा है, चारों तरफ से वो घिर जाता है कुछ ऐसे कारण से। उसके साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है, चाइना से भी बड़ी। तो क्या है, दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों में से एक है और हिमालय की चोटियों में एक पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है। तो कौन सा? नाथुला पास। भारत और चीन के बीच का जो सबसे फेमस पास है वो नाथुला पास, जो सिक्किम के पास में पड़ता है, मतलब सिक्किम में पड़ता है। निम्न हिमालय और शिवलिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है? तो इनको दून कहते हैं। प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडाईकनाल कहाँ है? पालनी हिल्स में मिल जाएगा आपको कोडाई। अगला सवाल, कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो नर्मदा नदी जबलपुर के पास में धुआंधार जलप्रपात बनाती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिलती हैं? तो एक तो नर्मदा है और ताप्ती। राजस्थान राज्य को उसकी खोई हुई हरियाली को किस नहर की वजह से पुनः प्राप्त हुई? कैसे प्राप्त हुई? इंदिरा गांधी नहर के द्वारा वहाँ की हरियाली काफी हद तक दोबारा से उस राज्य को प्राप्त हो गई। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कोलेरू झील दो नदियों के डेल्टा पर स्थित है। यह दो नदियां कौन सी हैं? तो गोदावरी और कृष्णा। अगले सवाल की तरफ आएंगे। सवाल नंबर 293, उकाई बांध किस राज्य में है? उकाई बांध है गुजरात। इडुक्की बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया? पेरियार नदी के ऊपर बनाया गया है इडुक्की बांध। सवाल नंबर 295, दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध किस नदी पे है? महानदी। अगला सवाल, मौसम शब्द मानसून के अर्थ में इनमें से किस भाषा से संबंधित है? तो ये अरबी से आया हुआ शब्द है मौसम, जिससे बना है मानसून। मानसून के लिए मौसम शब्द का प्रयोग है। गर्मियों के मौसम के समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम बात है। इसे प्रायः किस नाम से संदर्भित किया जाता है? तो इसको कहते हैं आम्र वर्षा, अर्थात मैंगो शॉवर। अगला सवाल है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मसिनराम में होती है। मसिनराम सबसे ज्यादा फेमस है। मसिनराम और चेरापूंजी ऐसी दो जगह हैं मेघालय में, जहाँ विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, मतलब 1000 सेंटीमीटर से भी ऊपर की वर्षा होती है। अगला सवाल, केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? ये सवाल रिपीटेड है। मैंगो वर्षा अर्थात मैंगो शॉवर या आम्र वर्षा एक ही बात है, मैंगो वर्षा या मैंगो शॉवर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर, नई जलोढ़ मिट्टी को जानते हैं खादर के नाम। तो इस प्रकार से आज हमारा सेट नंबर 3 कंप्लीट होता है। ये सवाल नंबर 201 से 300 तक आज हमने पढ़ा। अगले सेट में पढ़ेंगे सवाल नंबर 301 से 400 तक के सवाल। अभी हम जो सेट पढ़ रहे हैं वो है 500 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल जो बार बार सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं।